हेलो दोस्तों, मेरा नाम है और आशुतोष और आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ पूरा फर्स्ट से लेकर एंड तक जो भी आने वाला है आपका रिसेंटली मिड सेम में। ठीक है, तो अगर आप किस बिल्कुल भी ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जैसे चैप्टर 1 से। ठीक है, तो मैं आज वही टॉपिक्स कवर करूंगा जो मुझे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट और जिससे कि ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो मैं उन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आज के वीडियो सेशन में आपको लगभग 20 के ऊपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 20 या 20 के ऊपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप 30 क्रैक करने के लिए देख रहे हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम कवर करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग पिछले 2 साल से आ रहा है। तो मैं इस बार एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका पहला क्वेश्चन ही आपका ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इससे पहला क्वेश्चन ही आपका ये आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आप कहाँ से मिल जाएगा, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कि आपको आंसर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, ये एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका शेयर है, लिंक दे दूंगा या फिर इसे मैं और किसी माध्यम से, लेकिन आपको शेयर जरूर कर दूंगा। उम्मीद रखिएगा कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ही दूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ही उठा लीजिए, उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो मैं इसका कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सपोज कि आप आयरन मैन सूट बना रहे हैं। ठीक है, तो आयरन मैन सूट बनाने से आप क्या सोचते हैं? मैं सपोज कि मुझे एक आयरन मैन सूट बनाना है, तो उसको बनाने से पहले मैं क्या सोचता हूँ कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे, ठीक है, किस तरीके से लगाए जाएंगे, किसका क्या काम है, उन सबको एज्यूम करते हैं, उसका एक तरीके से पिक्चर अपने माइंड में बनाते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास सब नॉलेज अवेलेबल है, उस पार्ट्स का नॉलेज अवेलेबल है, हमें बस उसे ऑर्गेनाइज करके बनाना होता है, तो वो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम विजिबल टू द प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम कर रहा है ना उसी को सिर्फ आर्किटेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? इट रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट्स देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइज द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसमें ये बोलता है ना उस तरीके का यूनिट्स ऑपरेशनल, इट रेफर्स टू दोज ऑपरेशनल यूनिट्स जिसका कि मतलब कि जो भी कनेक्शन वगैरह है जिसके बारे में नॉलेज हम लोग को पता होना चाहिए, जिसको यूज करके हम जो आर्किटेक्चर जो हमने डिजाइन किया हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन लॉजिक एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐसा क्यों लिखा हुआ? क्योंकि हम लोग जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं वो एक्चुअली में हमारे माइंड से एक तरीके का मतलब कि क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते नहीं है, मतलब वर्चुअल चीज जो कि हम लोग इमेजिन करते हैं, फिर उसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारे इसीलिए उसमें लॉजिक यूज होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स इंक्लूड दोज हार्डवेयर डिटेल्स ट्रांसपेरेंट टू द प्रोग्रामर। हार्डवेयर डिटेल मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया था कि वो जो छोटा सा जो पार्ट्स था उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए। फिर आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल क्या हम लोग देख सकते हैं ना, इंस्ट्रक्शन सेट द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है ना, वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको बताया था ना कि जब आप मेमोरी में जाकर देखते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके का डेटा स्टोर होता है, एक होता है इंस्ट्रक्शन, एक होता है डेटा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है ना, इंस्ट्रक्शन सेट में आप देखोगे वो एक बिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि हम लोग एक तरीके से आप थोड़ी ना जाके बोलो कि मैं 1 को उठा दिया मेमोरी में स्टोर कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वर्चुअली हुआ ना। लेकिन कंट्रोल सिग्नल्स क्या होता है ना, कंट्रोल सिग्नल्स हम लोग कंप्यूटर या फिर एक्सटर्नल हार्डवेयर से हम लोग खुद प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो ये एक मेन क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन आ सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले ईयर का क्वेश्चन में भी आया था, मैंने पिछले ईयर के क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया था अभी। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, और उसके बेसिस पे मैं सारा डिजाइन किया हूँ, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स मिलाया हुआ हूँ जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और वो सारे आने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अच्छा अभी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ
तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। पहले कि एक सीपीयू होता है, एक सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू में क्या क्या होता है ना, सीपीयू में पहले तो एक रजिस्टर होता है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, फिर एएलयू होता है, एएलयू होता है, फिर होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। इतना पार्ट्स होते हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए एक इंटरनल बस होता है कि नहीं, सिस्टम बस होता है कि नहीं भाई, ये होता है इंटरनल बस होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा एक चीज मेमोरी भी होता है, उसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, मेमोरी एक होता है, ठीक है। ये हमारा मेमोरी है, सपोज मेमोरी, इसे हम मेमोरी बोलेंगे। और एक क्या होता है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम बस होता है, ठीक है। ये सिस्टम बस होता है इन लोग कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस। कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। हम इसे पीडीएफ में भी दिखाता हूँ एक बार, अगर आगे आगे बढ़ा तो। हाँ, तो ये देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में जो मेन स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर मेन है, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि सीपीयू को भी एक्सपांड करके दिखाओ तो आप ये वाला दिखा सकते, कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कंट्रोल यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हाँ, जब आपको बोला जाए कि स्ट्रक्चर को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए तो आप कुछ उसके पॉइंट्स भी लिख सकते हो। एक बार बताता हूँ, इसमें आई थिंक कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स। अगर आपको बोलेगा कि डिफाइन करो, मतलब कि स्ट्रक्चर के बारे में लिखो, तो आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या ना, पहला मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट के बारे में, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं ना, ये करता क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस, है कि नहीं। तो हम लोग उसको नॉर्मली लिख सकते हैं, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। हाँ ना, नहीं, हमारा जो भी कंप्यूटर का काम होता है कौन करता है, सीपीयू करता है कि नहीं। जो आपका जितना भी डेटा प्रोसेसिंग काम हो गया, लाइक एक मिनट, हाँ, आपका या तो डेटा प्रोसेसिंग का काम हो गया, फिर कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गया, सारा कौन करता है, सीपीयू करता है। फिर बात करते हैं मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी क्या करता है, मेन मेमोरी हमारे डेटा स्टोर करता है, स्टोर्स डेटा, स्टोर्स डेटा, है ना, नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस का क्या काम होता है ना, हमारे क्या करता है ना, डेटा को मूव करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर डिवाइस, जो भी है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मूव्स, एक मिनट, मूव्स डेटा between computer and external environment, external environment, मैं इसको environment पहले बोलता था, ठीक है ना। चलो, फिर फोर्थ क्या होता है ना, सिस्टम इंटरकनेक्शन, सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज होता है ना, आप जितने भी यहाँ पे डिवाइस देखे, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, फिर आईओ डिवाइस हो गया, इनके बीच में कुछ कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो काम कौन करता है, सिस्टम इंटरकनेक्शन करता है। ये करता क्या है, इट इज ए मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, एक मिनट, मैकेनिज्म दैट provides the communication among CPU, memory and IO device। आप इसमें सिस्टम बस का एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। सिस्टम बस, दैट इज सिस्टम बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो तो ये एक तरीके का मेन क्वेश्चन हो सकता है जो आपका एग्जाम में आ सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये था स्ट्रक्चर के लिए। अब अगर मैं बात करूं फंक्शन के लिए, ठीक है, तो मुझे अब आप खुद से एक बात बताओ कि कंप्यूटर का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है। पहले की डेटा प्रोसेस करना, हाँ कि नहीं, फिर क्या करना, डेटा को स्टोर करना। जो भी हम लोग काम करते हैं वो प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता होगा, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इधर उधर मूव करवाना, ये होता है। और क्या होता है ना, कंट्रोल करना, है कि नहीं। तो चलो उसको हम लोग एक बार पॉइंट में लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है।
कंप्यूटर हम लोग जो भी उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं वो आइदर प्रोसेस करेगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा कि नहीं देगा। मेन काम तो उसका प्रोसेसिंग ही होता है ना। तो हम लोग इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आई थिंक पीडीएफ में दिया हुआ, मैं पीडीएफ का लिंक आपको जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं। इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, डेटा प्रोसेसिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू प्रोसेस डेटा दैट, आप सिर्फ इतना लिखिए, प्रोसेस डेटा एंड गिव सम रिजल्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। कंप्यूटर का और एक काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, है कि नहीं। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा परमानेंटली और टेम्पोररीली, ठीक है। चलो, फिर और क्या काम होता है ना, कंट्रोल में क्या होता है ना, इट कंट्रोल ऑल द अबव थ्री फंक्शंस, क्योंकि हम ये दो फंक्शंस मैंने आपको बताया, इसके द्वारा एक और फॉर्मूला होता है, मतलब फंक्शन होता है, उसको मैंने भूल गया, डेटा मूवमेंट का, सॉरी, डेटा मूवमेंट में क्या होता है ना, हमारा पहली बात कि हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन जब प्रोसेसिंग के लिए जब हम लोग डेटा को लाते हैं तो उसको मूवमेंट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, तो वो भी काम हम लोग का कंप्यूटर ही करता है। तो डेटा मूवमेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू मूव डेटा बिटवीन बिटवीन itself and peripheral devices पेरिफेरल डिवाइसेस का मैंने आपको मतलब बताया था पहले लेक्चर में, जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो उस समय मैंने आपको बताया था 8086 में कि पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। फिर बात करूं मैं अगर कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल क्या करता है, ये हमने जो भी चीज किया है यहाँ तक सारे चीजों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर कंट्रोल्स द अबव थ्री फंक्शंस, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो आप इतना लिख दोगे, आपको आराम से 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। आपके बीच में और भी देखिएगा बहुत सारे चीज कवर हुए होंगे, जैसे कि 8 के ऊपर कवर किया होगा, पेंटियम के ऊपर कवर किया होगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हो सकते हैं मैं उसको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एम्बेडेड सिस्टम। अच्छा, अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये कुछ मतलब कि मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्यों बोल रहा हूँ ना, आप लोगों का मोबाइल सिस्टम देखे होगे, वो क्या है, वो एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू ही बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मेक द एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपका वीडियो कैमरा हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, आपका एक तरीके से डिवाइस है जिसको कैसे बनाया गया, पहले तो सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया गया होगा, प्रोग्राम के थ्रू उसको सब कुछ इंपोर्ट किया गया होगा, फिर इसमें हार्डवेयर का इम्प्लीमेंट किया गया होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से उसको बनाया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम का भी इसमें नोट्स होगा। हाँ, इसमें देखो, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर विद इन ए प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पे आप हार्डवेयर भी लिख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपका आ जाएगा सेल फोन, डिजिटल कंप्यूटर, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर आपका शॉर्ट नोट्स हो सकता है, तो आप नॉर्मली 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि जनरली एम्बेडेड सिस्टम आर टाइटली कपल्ड टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हाँ, और एक चीज आपका आ सकता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिटेल्स आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एम्बेडेड सिस्टम एंड शो द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस तरीके से इसका शॉर्ट नोट्स लिखना होगा कि इसका डेफिनेशन तो पहले लिखोगे, उसके बाद फिर क्या लिखना होगा ना, एग्जांपल लिखना होगा, एग्जांपल के बाद फिर 1-2 पॉइंट और मिला के फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को कर देना, 2 मार्क मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना, प्रोसेसर बीच में है, फिर उसके साइड में क्या है, कस्टम लॉजिक यानी कि आपका जो एलई होता है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेमोरी यानी कि डेटा स्टोरेज के ऊपर होता है। फिर होता है ह्यूमन इंटरफेस मतलब कि आप लोग रोबोटिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे,
तो ह्यूमन का जो इंटरफेस होता है वो सब आपका रोबोटिक्स या फिर उस तरीके से के डिवाइसेस में ज्यादा यूज होता है। फिर आता है एडी एंड डीए। एडी एंड डीए का मतलब क्या होता है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। ठीक है, तो ये भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक पार्ट। डायग्नोस्टिक पोर्ट में क्या होता है ना, हमारा सिस्टम में कौन सी चीज में खराबी चल रहा है, फिर कुछ भी चल रहा है। आपने एक चीज देखा होगा कि डायग्नोसिस कुछ दिखाता है, तो उसको हम लोग डायग्नोसिस पोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारा सब एम्बेडेड सिस्टम का ही है। ठीक है, हम लोग मुझे जहाँ तक पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर इसके बारे में और भी कुछ पूछता है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं से पीडीएफ ऐसे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो कि मेरा होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक मिनट इसमें चेक कर लेता हूँ इसमें है कि नहीं। हाँ है इसमें। ठीक है, देखो ये डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर हमारा यूज कहाँ पे होता है? सबसे पहले वो हमारा यूज होता है सारे कंप्यूटर या फिर जो भी हमारा पीसी वगैरह उसमें यूज होता है। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है ना, जो छोटे छोटे डिवाइसेस होता है ना, उसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। ऐसा क्यों होता है ना, आपने माइक्रो प्रोसेसर को देखा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम का एक्चुअली काम क्या होता है? बड़े बड़े काम को करना, मतलब कि स्टोरेज उसमें ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना, बड़ा बड़ा जितना भी प्रोसेसिंग या फिर जो भी आपका ऑफिस लेवल का होगा, सारा वर्क हम लोग का कंप्यूटर में होता है। तो उसके उसके केस में क्या होता है ना, जो प्रोसेसर होता है उसमें सिर्फ प्रोसेसिंग होता है और जो स्टोरेज होता है वो बाहर में होता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या होता है ना, इसके केस में हमारा जो भी मेमोरी होता है, मेमोरी टाइमर जो भी होता है, सब एक ही केस में होता है। इसका आई थिंक इसमें डायग्राम दिया होगा। हाँ देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम है, जिसमें कि मेरा रैम, इंटरनल रैम, रोम, ईप्रोम, ठीक है ना, सब एक ही में एम्बेडेड होके है। तो इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। लेकिन हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू, उस केस में क्या होता है, हमारा मेमोरी बाहर में होता है, रैम बाहर में होता है। ठीक है ना, उसके साथ हम उसे मतलब कि कंट्रोल करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड माइक्रो कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है ना, जिस तरीके से आपका ये देखो, ये इसका डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, मेमोरी कनेक्टर, रीड मेमोरी कनेक्टर है, जिसको कि हम लोग सिस्टम बस के थ्रू में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, सब बाहर बाहर होता है, लेकिन इसके केस में सब एक ही में होता है, जो कि मिला के माइक्रो कंट्रोलर बनाता है। ठीक है ना, अच्छा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज जस्ट अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स हैव टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। इसमें मेंशन भी किया हुआ है, आप इसको डिफरेंस के थ्रू पे देख सकते हैं। बट माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर हैज एक्सटर्नल प्रोसेसर अलोंग विथ इंटरनल मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स। ठीक है ना, इसमें सारा चीज क्या होता है ना, ऑलरेडी एक के अंदर डिफाइन करके लिखा हुआ, मतलब एक के अंदर उससे सभी कनेक्ट किया होता है। ठीक है ना, सिंस मेमोरी एंड आईओ हैज बीन कनेक्टेड एक्सटर्नली द सर्किट बिकम्स लार्ज। ठीक है ना, इसमें सब कुछ क्या होता है ना, बाहर बाहर से कनेक्ट किया होता है, इसलिए सर्किट थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपका जो पहले के जो सीपीयू देखे होंगे उसमें बहुत बड़ा सीपीयू हुआ करता था। अभी आपका लैपटॉप वगैरह हो गया, लेकिन फिर भी पहले बहुत बड़ा सीपीयू होता था, इसलिए वो बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या होता है, सिंस मेमोरी एंड आईओ आर प्रेजेंट इंटरनली द सर्किट इज स्मॉल। इस केस में सर्किट स्मॉल बन जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका बहुत छोटा सा पॉइंट्स आप इसे लिख सकते हैं। इस केस में आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, इस केस में कॉस्ट लो होता है। ठीक है ना, तो इसमें से आपको ज्यादा पॉइंट याद नहीं रखना, 4 से 5 पॉइंट आप याद रखिए, लग जाके आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन शायद आ सकता है इससे डायरेक्टली। ठीक है ना, तो चलो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। सिस्क भी सीरीज उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसा है ना, आपको डायरेक्टली बोल जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का शॉर्ट नोट लिखो, या फिर आपको ऐसा बोल सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो 3 प्रकार है ना, सास, पीएएस, आईएएस, उनके ऊपर कुछ लिखो। तो मैं आपको उनका सिर्फ एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं उसका बोल दूंगा, पॉइंट्स भी बोल दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना, आप पहले जमाने में आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम खरीदते थे, पहले उतना कंप्यूटर नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे ना, पहले के जमाने में क्या होता था ना, हमें एक काम को करने के लिए, सपोज मैं एग्जांपल दूं कि आपको सिर्फ एलयू का मतलब कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस समय पे क्या होता था ना कि आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ता था और एलयू के लिए अलग डिवाइस खरीदना पड़ता था, या फिर आपको कुछ डिक्शनरी वगैरह का काम करना है, या फिर कुछ सर्च, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन का काम करना है, तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एक अलग तरीके का डिवाइस पर खरीदना पड़ता था। तो उस केस में क्या होता था ना कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरा एक्सपेंसिव हो जाता था, क्योंकि वो अलग अलग चीज, अलग अलग डिवाइस को हम लोग खरीदते थे, और फिर हम उससे बना के हमारा पूरा सबस्टेशन बनाना पड़ता था घर में आके।
ठीक है ना। तो हमारा कंप्यूटर एक्सपेंसिव हो जाता था, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में क्या होता है ना, आपके जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जैसे कि अमेजन हो गया, फिर गूगल हो गया, उन लोग सब ऐसे इस तरीके से क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज से क्या होता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या होता है ना, हमें जो सर्विसेज चाहिए होते थे, हमें जो सर्विसेज चाहिए होते जो कि हम खरीद के लाते थे, अब हमें उससे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा ना, वो हमें इंटरनेट के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ ना, एफिशिएंसी मतलब कि जो हमारा कॉस्ट था वो कम गया। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं अब ना, बाहर का मतलब कि ऑनलाइन स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या था, हमें सॉफ्टवेयर खरीद के लाना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बहुत कुछ कॉस्ट रिड्यूस करवा दिया। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में आया। ये आपका नॉर्मली में 2000 आई थिंक 8 ना 9 में आया था। ठीक है, मुझे इतने अच्छे तरीके से याद नहीं है। हाँ, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है ना, एक मिनट दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो क्या होगा ना, इट इज डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू distributed distributed groups of computing resources such as applications services, ठीक है, सर्विसेज, सर्वर एंड नेटवर्क्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ना, इट इज डिफाइंड एज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज एप्लीकेशंस। यानी कि अब यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है, जो भी नेटवर्क, जो भी हमें रिसोर्स चाहिए वो हमें मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होकर, मतलब कि अलग अलग जगह पे वो स्टोर होकर, अब हम इसे यूज कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ये था, शॉर्ट नोट था। अगर आपको शॉर्ट नोट बोले तो सिर्फ ये एक पॉइंट लिखने से नहीं होगा, हमें और भी पॉइंट्स लिखने होंगे जो कि पीडीएफ में अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं पीडीएफ के हिसाब से। We get economies of scale, professional work management and professional security management is cloud computing। ठीक है ना, तो अब हमें बड़ा स्केल मिल जाता है। अब हम बहुत सारी चीज के ऊपर हम काम कर सकते हैं अगर क्लाउड कंप्यूटिंग जब से आया है। फिर क्या आता है इसमें फीचर, क्या आता है ना, इंडिविजुअल और कंपनी ओनली नीड्स टू पे फॉर द स्टोरेज कैपेसिटी एंड सर्विसेज दे नीड। इसका मतलब क्या हुआ ना, पहले क्या होता था ना, हम लोग को जो जो चीज चाहिए होता है ना, हम लोग को पूरे सिस्टम को ही खरीदना पड़ता था। सपोज कि मुझे एएलयू करना है, तो एएलयू के लिए हमारा पूरा एकदम सिस्टम होता होगा जिसमें कि एएलयू भी आता होगा और भी कुछ अलग चीज आते होंगे जिसको कि हम लोग को जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है ना, अब हमें जो भी काम करना है ना इंटरनेट के थ्रू, वो हम सिर्फ उसके लिए ही पे करेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। क्लाउड ऑल्सो टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी। क्लाउड हमारा डेटा सिक्योरिटी का भी मैनेज कर लेता है। ठीक है ना, जब हम लोग, आपने देखा होगा कि ईमेल में आपको 15 GB का स्टोरेज मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वहीं से मिलता है। ठीक है, फिर क्लाउड नेटवर्किंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना, शॉर्ट नोट अगर पूछा जाए तो उतना लिखना। ठीक है, फिर बात करते हैं पैस सैस। एक मिनट चेक करता हूँ, हाँ, इसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक कि इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सैस क्या होता है ना, अगर मैं बात करूं सैस के लिए, तो सपोज कि आपको कोडिंग नहीं आता। ठीक है ना, आपको कोडिंग नहीं आता, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कोडिंग करने के लिए, आपके पास बैकएंड में मतलब कि स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो उस केस में सपोज कि मुझे फ्रंट एंड आता है लेकिन मुझे बैकएंड वगैरह नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं ना, उससे हम लोग क्लाउड के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि हम उसे ऐसा बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप मुझे ये बैकएंड बना के दो। ठीक है ना, मैं उसको यूज करके मैं अपना जो मुझे दूसरा प्रोग्राम या फिर जो भी मुझे परफॉर्म करना होगा मैं उसको यूज करके करूंगा। तो यानी कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो SaaS मेरा क्या करता है ना, मेरा पूरा कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कर देता है, पूरा फुल सर्विस, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं हमारा एप्लीकेशन डेवलप करने में, कुछ भी डेवलप करने में। ठीक है ना, तो हम लोग SaaS का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। SaaS का अगर हम लोग को शॉर्ट नोट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज
सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ओवर इंटरनेट, ओवर इंटरनेट। ठीक है ना। चलो, इसका एडवांटेज अगर पूछेगा तो एडवांटेज में ऐसे लिख देना कि एडवांटेज क्या है ना, सबसे पहले कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव, हमें ज्यादा कुछ इसमें ध्यान देना नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली हमें मिल जाता है। ठीक है ना। और क्या होता है ना, रिड्यूस टाइम। रिड्यूस टाइम कैसे, हमारा सब कुछ तो बन गया, हमें तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब टाइम तो बच ही जाएगा ना भाई। चलो, ऑटोमेटिक अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट, जो भी नया वर्जन आता है उसके ऊपर वो खुद ही अपडेट कर देता है सब चीज। ठीक है ना, ऑटोमेटिक अपडेट। बाकी दो तीन लिख देना। फिर अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज तो हमारा क्या होता है ना कि जो भी चीज उसने बना के दिया होता है उसके ऊपर हमारा खुद का पकड़ नहीं होता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिटेड कंट्रोल ओवर डेटा, लिमिटेड कंट्रोल, कंट्रोल ओवर डेटा। ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई ना, ऐसा बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी के बारे में हमें कुछ आता पता ही नहीं है इस केस में फिर तो। ठीक है ना। फिर बात करते हैं पास के पीएएस के बारे में। ठीक है ना, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। अगर हम बात करूं सैस के फुल फॉर्म के बारे में, सैस का फुल फॉर्म आई थिंक नहीं बताया। सैस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है ना, उसके नाम में उसका पहचान मिल जा रहा है आपको। ठीक है ना। सैस, सैप में क्या मिला आपको, सॉफ्टवेयर ही मिल जा रहा है डायरेक्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एज ए सर्विस। अब बात करें पीएएस के बारे में। पीएएस क्या है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ ना भाई, देखो आपको प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है ना, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसमें कि आप डेवलप कर पाओगे। ठीक है ना, तो वो चीज भी आपका क्लाउड प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए हम इसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ही बोलते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है ना, अगर मैं इसका शॉर्ट नोट बताऊं तो इट इज ए कैटेगरी, इट इज ए कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, of cloud computing that provides, that provides a platform, a platform, ठीक है, and environment, environment to allow, to एक मिनट, to allow developers, developers to build एप्लीकेशंस। आप लोग नोट जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ ये आपका शायद पीडीएफ में ना मिले, अच्छे से ना मिले, तो आप ये सब नोट्स जरूर से जरूर लिखिएगा। और जो मैं पीडीएफ में दिखा रहा हूँ उसको पॉज करके आप पीडीएफ से जरूर उतार लीजिए। आप वीडियो में भी उतार सकते हैं, अगर मैंने लिंक शेयर नहीं किया हुआ पीडीएफ का तो आप इसमें से आप पॉज करके वीडियो को, जो भी मैं मतलब पेज दिखा रहा हूँ पीडीएफ का, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप उसमें से डायरेक्टली आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा टाइम बचा नहीं है क्योंकि कल एग्जाम है, तो आप अभी से जितना स्पीड हो सके आप अपना काम खत्म करें। ठीक है, build applications and services over the internet, over the internet। ठीक है ना। अब इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की बात करें करता हूँ मैं सबसे पहले। एडवांटेज क्या होता है ना, वही कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले आप दो चीज लिखिएगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव और क्या, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या आता है, डिसएडवांटेज में फिर वही आ जाता है, डिपेंडेंसी ऑन द प्रोवाइडर्स, डिपेंडेंसी ऑन प्रोवाइडर्स। ऑब्वियसली आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना भाई, आप उसका यूज, उसका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आप कैसे डिपेंडेंट नहीं होगे फिर। ठीक है ना। लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आप बात करते हैं आईएएस के बारे में। हाँ, तो मैं भी बात करता हूँ नेक्स्ट आईएएस की तरफ। आईएएस को हम लोग क्या बोलते हैं, आईएएस को हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है ना। अब आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास सब भी है, लेकिन आपको सर्विस चाहिए, समझ के आपको बैकएंड में कुछ ऐसा स्टोरेज चाहिए, या फिर बैकएंड में कुछ आपको और हेल्प चाहिए, तब उसको उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि आईएएस का यूज कर सकते हैं, आईएएस। अब ये क्या होता है ना, इट इज सर्विस मॉडल, इट, एक मिनट, इट इज अ सर्विस मॉडल, सर्विस मॉडल, ठीक है, दैट डिलीवर्स,
that delivers computer infrastructure computer infrastructure infrastructure on an outsourced on an outsourced basis of support basis to support various applications ठीक है ना। चलो अब इसका नोट्स इसमें से देख लीजिएगा, इसमें आईएएस का अच्छे से नोट्स अवेलेबल है जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आप पढ़ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि आर्म प्रोसेसर का इसमें नोट्स अच्छे से दिया हुआ है, तो इसमें से मैं प्रीफर करूंगा आर्म प्रोसेसर के लिए, ठीक है ना। हाँ आर्म ये क्या है, अगर आपको गिरेगा आर्म प्रोसेसर का शॉर्ट नोट लिखने के लिए मुझे जहाँ तक लगा कि शॉर्ट नोट गिर सकता है, ठीक है। तो इट हैज इवॉल्व फ्रॉम दिस डिजाइन प्रिंसिपल एंड यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, इस तरीके से लिखेगा। इवोल्यूशन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें और एक कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो उसके लिए मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ARM is a family of tree-based microcontroller and microprocessor designed by ARM Holdings. ARM chips are high-speed processor, ये लिखना। They have a small dash size and require very less power, ये लिखना। They are widely used in smartphone and other handheld devices including game station and computer products, consumer products, ये लिखना, ठीक है। और क्या लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो ARM design match the growing commercial need for higher performance, low power consumption, small size and ये लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो इतना बस लिखना, शॉर्ट नोट और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आर्म के बारे में। अगर आपका गिरता है आर्म के टाइप्स के बारे में, तो आर्म के जो टाइप्स होते हैं जैसे कि कॉर्टेक्स ए, कॉर्टेक्स A50 या फिर कॉर्टेक्स आर या फिर कॉर्टेक्स एम, तीन ही टाइप्स होते हैं कॉर्टेक्स के थ्रू, ठीक है ना। तो इन तीन टाइप्स में क्या क्या होता है ना, दे आर एप्लीकेशन प्रोसेसर्स, ठीक है ना। आप इसका ये पॉइंट लिख सकते हो, देयर आर द एप्लीकेशन प्रोसेसर दे आर इंटेंडेड फॉर मोबाइल सिस्टम्स सच एज स्मार्टफोन्स, ये पॉइंट लिख सकते हो। अगर कॉर्टेक्स ए के बारे में शॉर्ट नोट गिरे तो, अगर खाली बोलेगा टाइप्स लिखने के बारे में, ज्यादा लिखने के बारे में ना बोले तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेसर रन्स एट हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, इसको मत भूलना। एमएमयू, इट सपोर्ट्स एमएमयू, क्योंकि कॉर्टेक्स से हमारा एमएमयू को सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। और एक पॉइंट ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं लिखो। देखो आपको 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, बस हो गया 4 पॉइंट। चलो और कोई जरूरत नहीं है। कॉर्टेक्स आर में क्या होता है, कॉर्टेक्स आर में फिर 4 पॉइंट चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए ना, ये फर्स्ट पॉइंट चाहिए, सेकंड पॉइंट चाहिए, ठीक है, फोर्थ पॉइंट चाहिए। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ना, दिस प्रोसेसर डज नॉट सपोर्ट एमएमयू डज नॉट सपोर्ट एमएमयू एंड एमपीयू, इसमें से एमपीयू को अलग लिखा हुआ है, आप एमपीयू को एक में ही लिख सकते हैं। डज नॉट सपोर्ट बोथ एमपीयू एंड एमएमयू, एक ही में लिखना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हो, ठीक है। चलो कॉर्टेक्स में क्या होता है ना, इसमें सेम चीज आपको पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइमरी फॉर द माइक्रो कंट्रोलर डोमेन वेयर द नीड फॉर फास्ट। हाँ ये पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे लिखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट लिख देना एक बार। ये फर्स्ट 4 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कॉर्टेक्स में, ठीक है ना। फर्स्ट 4 पॉइंट आप याद करना, बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। चैप्टर 2 में क्या क्या आ सकता है ना, चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं चैप्टर 2 में से इसमें से आपका 6 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, मुझे जहाँ तक पॉसिबल लग रहा है। पहले चैप्टर से आपका 6 मार्क आ सकता है, चैप्टर 2 से आपका 6 मार्क आ सकता है, 6 से 8 मार्क आ सकता है चैप्टर 2 से, इसमें से भी 6 से 8 मार्क आ सकता है, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर से भी 6 से 8 मार्क आ सकता है, कितना आएगा उतनी उसकी गारंटी से मैं नहीं दे सकता, लेकिन 808 से गारंटी 6 मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो इसमें टॉपिक्स की बात करें तो इसमें अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं, हाँ अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो इसमें एक ही थ्योरी जो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है मेथड्स टू इंक्रीज स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ प्रोसेसर, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पिछले ईयर में भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक पहला टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं पहले टॉपिक्स लिख देता हूँ और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है ना, आपका मीफ सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन गिर सकता है। आपके क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स कराए गए हैं, आप सब प्रॉब्लम्स को कवर कीजिए, जो भी आपका लेसन प्लान में या फिर जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप सब प्रॉब्लम्स कवर कर सकते हैं। या फिर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए तो फिर आप आपको क्लास में इतना कराया गया ना, बस उतना ही प्रॉब्लम्स आप कीजिए मीफ सेट में, उसमें से ये आएगा, ठीक है ना। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो होता है एएम, एचएम, एचएम एंड जीएम। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर बात करें तो फिर क्वेश्चन आता है तो आपका सीपीयू कंपैरिजन के थ्रू में, कंपैरिजन यानी कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है सीपीयू टाइम के हिसाब से, इस एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से, या फिर एएमजी में आपको कंपेयर करने के लिए दे देगा, है ना। तो इतना टॉपिक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपिक को देखना है तो आप मेरे वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, जो मैंने चैप्टर 2 को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, उसको आप प्रीफर कीजिए, आप उसको देखिए, 1 घंटे का वीडियो है, दोनों मिला के आप आराम से उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने एक चीज बताया था ओवरऑल सीपीआई के बारे में, ओवरऑल सीपीआई के बारे में, वो चीज मैंने गलती से आपको बता दिया था, समीशन आई इनटू सीपीआई आई, इतना ही बताया था। लेकिन एक्चुअली में इसका जो फुल फॉर्मूला वो होता है आईसी। आईसी क्या होता है, डिवाइड बाय आईसी भी करना होता है, उसमें ये चीज मैंने गलत बता दिया था। बाकी इसके अलावा बाकी उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं, आप सब चीज उसमें से देख सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने लगभग सारा चीज कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, हमें इसको प्लस करना होता है, और आईसी क्या होता है ना, ओवरऑल जितना भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, सम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने उसमें नहीं बताया हुआ है, लिटिल स्लॉ। लिटिल स्लॉ मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिटिल स्लॉ क्या होता है। लिटिल स्लॉ को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एल इज टू लैम्बडा डब्ल्यू। ये क्या होता है ना, देखो इसमें क्या हो रहा है ना, सपोज मेरा एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर मेरे कुछ लोग आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, कुछ पर्सन हैं जो कि उसके अंदर एंटर कर रहे हैं और कुछ रेट में एंटर कर रहे हैं, सपोज कि 4% पर मिनट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें रह रहे हैं, यानी कि इसको चेकअप कराने के लिए 3% को लग रहा है 2 मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 3% का चेकअप हो पा रहा है, और बाहर 3% का चेकअप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट के बाद उसमें कितने पर्सन हैं, यानी कि 1% है। तो उस तरीके से यहाँ इसमें को अगर हम रिलेट करें तो हमारा जो लामड़ा है, लामड़ा का मतलब होता है कि कितना डेटा मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, और जो डब्ल्यू है यानी कि वेट टाइम, मतलब कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में, और जो एल है यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंस में कितना प्रोग्राम उसमें प्रोसेस हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लामड़ा क्या है ना, कितना अमाउंट ऑफ मेरा डेटा उसमें जा रहा है कुछ समय में, मतलब कि इस रेट कितना है डेटा को जाने का। डब्ल्यू क्या है, वेट टाइम, यानी कि कितना डेटा मेरा उसमें प्रोसेस हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, और एल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में उसमें कितना डेटा भी रिसेंटली प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर एक क्वेश्चन भी आ सकता है तो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का आप देख सकते हो, और सीधे उस क्वेश्चन के थ्रू ही क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, सपोज यही क्वेश्चन आ सकता है अगर लेटेस्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो। क्या है वो क्वेश्चन ना, सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए डॉक्टर इज इन ए हॉस्पिटल ऑब्जर्व्स दैट एवरेज 6 पेशेंट पर आवर, बोल रहा है कि एक हॉस्पिटल में 6 पेशेंट पर आवर एंटर कर रहे हैं, 6 पेशेंट पर आवर एंटर कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर बोलता है कि 3 पेशेंट हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर टाइम में हैं, 3 पेशेंट बोल रहा है कि एंड देयर आर टिपिकली 3 पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, मतलब कि एक टाइम पे 3 पेशेंट उसमें हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। फाइंड द एवरेज रेंज ऑफ टाइम ईच पेशेंट स्पेंड इन हॉस्पिटल, यानी कि अब पूछ रहा है कि कितना समय एक पेशेंट हॉस्पिटल में लेता था, ठीक है ना। तो इतना रेट है पेशेंट को आने का, ये है एक पर्टिकुलर टाइम में कितने पेशेंट हैं, और हमें निकालना है कि एक पेशेंट कितना समय बिताता है हॉस्पिटल में। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हमें पूछ रहा है वेट टाइम, दिया क्या हुआ है, ये लामड़ा रेट हमें लामड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत इजी हो गया भाई, एल इज इक्वल टू लामड़ा, डब्ल्यू मैंने बोला हुआ था, डब्ल्यू इज इक्वल टू एल बाय लामड़ा। एल कितना है, 3/6 कितना हो गया, 1.2 यानी कि 0.5 आवर हो गया ना। नहीं, ये क्वेश्चन है जो कि आपका आ सकता है, और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता क्या आएगा। बाकी सेकंड चैप्टर के लिए आप मेरा वीडियो प्रीफर कीजिए, उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। जो मैंने एक और चीज मैंने उसमें कवर नहीं किया हुआ है वो है कि मेथड्स टू इंक्रीज द स्पीड, उसको मैं अभी कवर करूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। चलो उसमें जो मेथड है पहले मैं कवर करता हूँ।
methods to increase the processor speed। क्या क्या भाई मेथड ना, पहला मेथड मेरा है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग में क्या होता है ना, पाइपलाइनिंग एनेबल्स अ प्रोसेसर टू वर्क, मतलब पाइपलाइनिंग मैंने आपको बताया था जब मैं 8086 पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि हमारा जो भी काम हो रहा हो, यानी कि प्रोसेसिंग का काम और फेचिंग का काम दोनों एक साथ हो रहा हो, तो उसे हम लोग पाइपलाइनिंग बोलते हैं। तो पाइपलाइनिंग का मतलब क्या हुआ ना, it enables a processor it enables a processor to work simultaneously ठीक है, on multiple multiple instructions, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। तो हम बता रहा है कि हम जो मल्टीपल जो काम हमारा सब कुछ एक साथ हो सकता है इसमें, और डिफरेंट फेज में होता है। कैसे ना, बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फेज फॉर each of the multiple instruction at a same time। आपके पास बुक जरूर होगा, आप इसको देख सकते हो बुक से। मैं इसको एक बार बुक से दिखा सकता हूँ, एक मिनट। एक मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं बुक निकालता हूँ पहले। हाँ, तो मैं इसे जो हमारे जो मेथड्स हैं मैं उसको बुक से दिखा देता हूँ, ऐसे लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। हाँ, तो देखिए, पहले तो है पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पाइपलाइनिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई पाइपलाइनिंग इज यूज्ड, या फिर व्हाट इज पाइपलाइनिंग, या फिर उसका जो फायदा है या फिर एडवांटेज है वो हमें पूछ सकता है। तो पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और क्या है ना, और क्या मेथड जिससे कि हम लोग प्रोसेसर का स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो है ब्रांच प्रेडिक्शन। ब्रांच prediction में क्या होता है ना, द प्रोसेसर लुक्स अहेड इन द इंस्ट्रक्शन कोड फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी and predicts which branch or groups of instruction are likely to be processed next. If the processor guesses the rightmost rightmost of the time, it can preface the correct instruction and buffer them so that the processor is scheduled. इसमें क्या होता है ना, जब भी हमारा कुछ भी चीज एक प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस केस में हमारा प्रोसेसर क्या करता है ना, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है वो उसे पहले से ही निकाल के रख के एक बफर स्टेज में रख देता है कि जब भी मेरा प्रोसेसिंग खत्म होगा, तुरंत जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा मैं उसे दे दूंगा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, ये था ब्रांच प्रेडिक्शन। यहाँ तक आप लिखिएगा, केप्ट बिजी तक, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन। दिस इज द एबिलिटी टू इशू मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन एवरी प्रोसेसर ऑफ क्लॉक साइकिल। यानी कि एक क्लॉक साइकिल में मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो, ऐसा भी ना हमारा, ऐसा अगर हम बढ़ा दें, मतलब कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना बढ़ा दें एक प्रोसेसर के अंदर, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इससे हम सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ये दो लाइन लिखेगा। फिर आता है डेटा फ्लो एनालिसिस। इस केस में क्या होता है ना, हमारा डेटा रिलेट होता है। सपोज कि आपको दो काम करना है, एक काम करना है कि 6 और 10 का एवरेज निकालना है, और एक काम करना है कि 6 और 10 का सम निकालना है। तो 6 और 10 का जो सम होता है कितना होता है, 16, हमारा सम निकल गया। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए फिर वो क्या करेगा, फिर 6 + 10 करेगा, फिर डिवाइड बाय 2 करेगा। करता है कि नहीं? देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि हमें एवरेज निकालिए 6 और 10 का एवरेज निकालो, तो कैसे निकालते हो, 6 + 10/2 करते हो, है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ कि सम निकाला तो ओनली 6/10 करते हो। तो ये दोनों रिलेटेबल हो कि है कि नहीं? इसका आंसर यहाँ पे यूज हो रहा है सम में, ठीक है, सम बाय हम 2 कर रहे हैं। तो हमारा डेटा एनालिसिस होता है वो क्या करता है ना, उस केस में हमें क्या करना होता है ना, हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग रिलेट करते हैं, किसी का भी इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है किसी और इंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेबल है कि नहीं। अगर रिलेटेबल है तो हम उसका रिजल्ट को भी डायरेक्ट यूज कर देते हैं, हम उससे फिर से कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम बहुत बचता है। फिर बात करते हैं स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन की तरफ। स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन
इसमें क्या होता है ना, यूजिंग ब्रांच प्रिडिक्शन डेटा फ्लो एनालिसिस सम प्रोसेस स्पेक्युलेटिवली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन अहेड ऑफ देयर एक्चुअल अपीयरेंस इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। अ, ये 1 मिनट रुकेगा। हाँ, तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है ना, स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन में क्या होता है ना, वो क्या करता है ना, हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सबसे पहले करना है वो उसे चेक करता है, फिर उसे ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, 1 मिनट। हाँ, ये 5 पॉइंट है, और बाकी के जो भी चीज है मैंने उसे कवर किया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा मेरे वीडियो से, यूट्यूब पे मैंने वीडियो छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं और टाइम में नहीं वेट कर सकता। ठीक है ना। चलो चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 3 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6 मार्क आए, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है ना। चैप्टर 3 से क्या क्या आ सकता है मैं उसे भी बता दे रहा हूँ। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले है हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल। बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल, 1 मिनट। इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये हमारा सबसे पहला मेन टॉपिक है। ठीक है, और क्या है ना, मैं बता, 1 मिनट बस दीजिएगा। वॉन न्यूमन डायग्राम, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो की फीचर था ना, वो भी पूछ सकता है। पिछले ईयर में आया था वो वॉन न्यूमन। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर की फीचर पूछ सकता है, की फीचर्स, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फिर क्या आता है ना, फिर आता है प्रोग्राम फ्लो विथ और विदाउट इंटरप्ट। प्रोग्राम फ्लो विथ और विदाउट इंटरप्ट, विदाउट इंटरप्ट। ठीक है ना। फिर आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल का स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम विथ और विदाउट विदाउट इंटरप्ट, इंटरप्ट। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में आता है मल्टीपल इंटरप्ट, मल्टीपल इंटरप्ट। फिर आता है आईओ इंटरप्ट। ठीक है, अब हम इसे धीरे धीरे करके देख लेते हैं, पीडीएफ में ये सब अवेलेबल है। ठीक है, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको आपको पीडीएफ में शो कर देता हूँ। एक मिनट। अ, हाँ, मैंने पहले जो बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो की फीचर ऑफ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर, ये हमारा है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन सिंगल यूनिट मेमोरी। वन ह्यूमन आर्किटेक्चर हमारा एक आर्किटेक्चर है जो कि वन ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे, हमारा उसमें इसमें कवर किया गया है। क्या क्या था ना, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन सिंगल यूनिट मेमोरी। हमारा जो मेमोरी है उसमें सिर्फ डेटा ही स्टोर नहीं होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होता है। ठीक है, और क्या था, द कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय लोकेशन विदाउट रिगार्ड टू टाइप्स ऑफ डेटा कंटेंट हियर। ठीक है ना। अब क्या इसमें बोल रहा है ना, हमारा जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है सबका एक मेमोरी लोकेशन होता है, लोकेशन के थ्रू हम उसे फेच करते हैं। और क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन ऑकर्स इन सीक्वेंशियल फैशन, यानी कि हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है वो हमारा सीक्वेंस वाइज होता है, एक के बाद एक एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर है, मैं इसे बताता हूँ, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इसे आप पढ़ लीजिएगा, इतना भी बड़ा नहीं है ये। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर में क्या होता है ना, सिस्टम एक्सेप्ट्स डेटा एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। मतलब इस केस में हम एक हार्डवेयर डिजाइन करते हैं। सपोज कि आपने डीएल में फुल एडर को डिजाइन किया था, क्या करता था वो, एडिशन करता था। अब आपको सपोज कि सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन के केस में आप फिर से फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन करोगे, यानी कि आप रीवायरिंग करते हो। तो हार्डवेयर के केस में क्या होता है ना, कि एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, एक चीज को परफॉर्म करने के लिए हम बार बार हार्डवेयर को डिजाइन करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट होता है। फिर अगर बात करूँ प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर के लिए, तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हम सिर्फ कंट्रोल सिग्नल को चेंज करते हैं। ठीक है ना, इसमें बार बार रिवायरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल को हम ऐड करते करते आते हैं। एडिशन के लिए क्या कंट्रोल सिग्नल होना चाहिए,
सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फिर प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट। अब इसका 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम में जब भी अगर गिरे तो। फिर बात करते हैं टॉप लेवल व्यू, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, ये हम इसे बोल सकते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल विदाउट इंटरप्ट, ठीक है ना, ये विदाउट इंटरप्ट। द प्रोसेसिंग रिक्वायर फॉर द सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोसेसिंग चाहिए, हम उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं ना, सपोज यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है ना, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। कैसे ना, पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है पहले उसे मेमोरी से फेच किया जाएगा, फेच करने के बाद उसे समझा जाएगा कि करना क्या है, फिर उसे यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद तब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा फेच हो चुका होगा, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे, फिर उस इंस्ट्रक्शन को लेके फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, ठीक है ना। इसकी ये 2 पॉइंट अगर बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में लिखने के लिए आए तो ये 2 पॉइंट जरूर लिखिएगा। ये 2 पॉइंट फिर इसे अच्छे से एलाबोरेट कीजिएगा इसको लिख के, ठीक है ना। क्या होता है इसमें आप खुद पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो फिर मैं खुद से बता दिया होता आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। बाकी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारा इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद कौन कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है। 4 एक्शन होते हैं, पहले होता है प्रोसेसर मेमोरी एक्शन, फिर होता है प्रोसेसर आईओ एक्शन, फिर होता है डेटा प्रोसेसिंग, फिर होता है कंट्रोल। प्रोसेस मेमोरी में क्या होता है ना, हमें प्रोसेसर टू डेटा हमें मेमोरी ट्रांसफर करने के लिए बुलाया जाता है। प्रोसेसर टू मेमोरी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रोसेसर टू मेमोरी हमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। प्रोसेसर टू मेमोरी या फिर मेमोरी टू प्रोसेसर। प्रोसेसर आईओ में क्या होता है ना, वही सेम चीज होता है, प्रोसेसर टू आईओ या फिर आईओ टू प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर करने के लिए बोला जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग यानी कि हमारा एएलयू या फिर जो भी हमारा ऑपरेशन हमें करने के लिए हो वो हमें करने के लिए बोला जा सकता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू। और क्या बोला जा सकता है ना, हमें कंट्रोल, यानी कि कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है मतलब कि प्रोग्राम को, वो हमें कंट्रोल सिग्नल के थ्रू आ सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है। और क्या होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल तो नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट डायग्राम विदाउट इंटरप्ट। आप इसे डिजाइन कीजिएगा, फिर अगर बोले कि इसे एक्सप्लेन कीजिए तो आप इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, बाकी आप इसे देख लीजिए कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। पहले तो कि इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है पहले उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को कैलकुलेट करना होगा कि कहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन है। मैंने आपको बताया था कि BIU क्या करता है, बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट करता है, फिर उसको फेच करके लाता है, फिर उसे इंस्ट्रक्शन क्यू में डालता है। मेरा अगर आपने 8086 का वीडियो देखा होगा तो मैंने इसे आई थिंक सेकंड वीडियो में शायद बताया था, 8086 के सेकंड वीडियो में, ठीक है ना। फिर बताता हूँ इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद फिर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेरा प्रेजेंट है वहां से इस इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। यहाँ पे फेच करने के बाद फिर वो किस चीज का इंस्ट्रक्शन है, मेरा वो इंस्ट्रक्शन मेरा रीड करने का है, राइट करने का है या फिर प्रोसेस करने का, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, पहले उसको पढ़ेगा यानी कि उसको डिकोड करेगा। फिर उसके लिए जो भी ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड का मतलब क्या है, उस कुछ भी ऑपरेशन करे, समझ के एडिशन करना, उसके लिए डेटा चाहिए। अब उस डेटा का एड्रेस कैलकुलेट करेगा, एड्रेस कैलकुलेट किया, फिर उस डेटा को फेच किया, डेटा को फेच करने के बाद फिर उस डेटा का ऑपरेशन किया यानी कि एडिशन किया, फिर उसको रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना है उसके लिए फिर उसने एड्रेस को कैलकुलेट किया, फिर उसको स्टोर कर दिया। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल विदाउट इंटरप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मेरा इंटरप्ट, ठीक है ना। इंटरप्ट में क्या होता है ना, आपको इंटरप्ट इज मैकेनिज्म बाय व्हिच द अदर मॉड्यूल में इंटरप्ट द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। इंटरप्ट मतलब क्या होता है ना, सपोज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि सपोज आपने कुछ चीज प्रिंट किया, आपने 10 पेपर आपने प्रिंट किए, प्रिंट मार दिया आपने। अब प्रिंटर में बचाया 5 पेपर, 5 पेपर खत्म हो गया। आप सपोज कि आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो तो 5 पेपर खत्म होने के बाद उसमें आपका इंस्ट्रक्शन आ जरूर आता होगा कि पेपर खत्म हो गया, तो क्या हुआ उसमें, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो लेकिन आपका इंटरप्ट आया कि उसमें पेपर खत्म हो गया, तब पेपर डालने के लिए जाओगे फिर आपका वो रन होगा, यानी कि उसका आप इंटरप्ट बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से बोला तो इंटरप्ट हमारा बहुत काम की चीज है और उससे हम लोग क्या करते हैं ना, अगर इंटरप्ट नहीं होता तो क्या होता है ना कि अगर आप सपोज की टाइपिंग करो तो आपका टाइपिंग जब खत्म होता तब तक प्रिंटर वेट करता, उसके बाद फिर वो इंटरप्ट, उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर जाता और उस प्रिंटर को चेक करता कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, फिर अगर प्रॉब्लम होता तो फिर पेपर डालते आप, तब तक फिर आपका कंप्यूटर वेट करता, ठीक है ना। नहीं, सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू अगर आपको मैं समझाऊं, एक मिनट दीजिएगा। सपोज मैं आपको बोलूं कि ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये मेरा प्रिंटर है, इसमें 5 पेपर कम पड़ गए, आप इसमें टाइपिंग कर रहे हो, इसमें 5 पेपर कम पड़ गए, आप इसमें टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है ना। आपका एक बार पूरा टाइपिंग कंप्लीट होगा,
तब वो फिर यहाँ पे जाएगा, बोलेगा कि आप में कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम होगा तो ठीक है आप उसको ठीक करोगे, नहीं होगा तब ये वापस आएगा। लेकिन सपोज कि अगर आपका इंटरप्ट यूज हो रहा होता तो इंटरप्ट यूज होने से फायदा क्या होता है ना, आप ठीक है आप टाइपिंग कर रहे हो, लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो फटाफट आपके काउंटर स्क्रीन में आ जाएगा, फिर उसको आप इसको ठीक करोगे, फिर आप उसे टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं, अगर आप ठीक ना भी करना चाहो तो आप उसको वेट में डाल सकते हो, और आप टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद आप फिर से ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इंटरप्ट काम में आता है, ठीक है ना। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये है 4 टाइप के इंटरप्ट: प्रोग्राम इंटरप्ट, टाइमर इंटरप्ट, आईओ इंटरप्ट, हार्डवेयर फेलियर। पहले क्या प्रोग्राम इंटरप्ट में क्या होता है ना, प्रोग्राम इंटरप्ट सपोज कि मैंने 9/0 कर दिया, 0 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन उसमें इंटरप्ट दिखा दिया कि आपने गलत चीज कर दिया, आप मूर्ख हो, ठीक है ना। टाइमर में क्या होगा ना, सपोज हमारा कोई भी प्रोग्राम हो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है ना, उसमें एक टाइमर होता है, सेट हुआ होता है, मतलब इतने टाइम में इतना प्रोग्राम को मुझे कंप्लीट करना है, नहीं हो रहा था तो टाइमर इंटरप्ट दिखा देगा। आईओ में क्या होगा ना, आईओ में सपोज कि मेरा आउटर डिवाइस भी दूसरा किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से हमारा इंटरप्ट आता है। हार्डवेयर फेलियर में सपोज कि मैं से माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरा माउस का तार कट गया, हार्डवेयर फेलियर, ठीक है ना। ये है मेरा इंस्ट्रक्शन साइकिल विथ इंटरप्ट, यानी कि एग्जीक्यूट करने के बाद, मैंने तो बोला था कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो चेक करेगा कि मेरा इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट है कि नहीं। अगर इंटरप्ट होगा तो पहले इसको प्रोसेस करेगा, देन फिर जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, लेकिन अगर इंटरप्ट नहीं होगा तो यहीं से वो चल जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। अब मैं इसके अगर स्टेट डायग्राम की बात करूँ तो आई थिंक स्टेट डायग्राम लास्ट में दिया है, ठीक है ना। उसके पहले इसमें प्रोग्राम फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसके स्टेट डायग्राम नीचे दिया हुआ है, मैं इसको स्टेट डायग्राम एक बार पहले दिखा देता हूँ। स्टेट डायग्राम में देखो क्या होता है, स्टेट डायग्राम में इंस्ट्रक्शन एड्रेस का पहले कैलकुलेशन किया उसने, फिर क्या होगा ना, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, यहाँ तक पूरा सेम है, ऑपरेंड स्टोर करने तक पूरा सेम है जैसे मैंने पहले बोला। बस इसके बाद क्या होता था ना, पहले ना ऑपरेंड स्टोर के बाद फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चला आता था, लेकिन अब क्या होगा ना, ऑपरेंड को स्टोर करने के बाद, रिजल्ट को स्टोर करने के बाद पहले इंटरप्ट को चेक करेगा कि इंटरप्ट है कि नहीं। अगर इंटरप्ट नहीं होगा तो यहीं से वो चल जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, अगर इंटरप्ट होगा तो फिर वो इंटरप्ट को फिक्स करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग प्रोग्राम फ्लो की तरफ, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर मैं क्विट कर दूंगा, क्विट नहीं करूंगा तो कि इसके बाद फिर 8086 का टॉपिक में बता दूंगा क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है ना, मैं अगर इसके इस डायग्राम को दिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें क्या होता है ना, ये हम बोलते हैं प्रोग्राम फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड प्रोग्राम टाइमिंग विदाउट इंटरप्ट। क्यों हम बोलते हैं, देखो सपोज कि मेरा यूजर का प्रोग्राम है, यहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट का प्रोग्राम आ गया आईओ में लिखने के लिए, तो ये क्या करेगा ना, यही इस डायग्राम को जरूर से जरूर याद करेगा, इस डायग्राम को और इसके नीचे और भी 2 डायग्राम है, उसको याद करके जाइएगा, अच्छे से वहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। राइट करना, फिर आईओ के पास जाएगा, राइट करेगा पूरा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा राइट करेगा, फिर राइट करके आएगा। इसमें क्या होता है ना, टाइम वेस्ट होता था। कैसे टाइम वेस्ट होता था ना, यहाँ से गया राइट किया, जब तक ये राइट नहीं करता ये कंप्यूटर वेट करेगा, ठीक है ना, तो ऐसा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन जब शॉर्ट आयो इंटरप्ट आया, मतलब जब इंटरप्ट को किया गया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आयो, यहाँ पे क्या होगा, इसको इंस्ट्रक्शन दे देगा, लेकिन अब ये वेट नहीं करेगा, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा, देखो 1 4, फिर क्या हुआ ना, 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, वो रुका नहीं हुआ है। उस केस में क्या होता था नहीं, इस केस में देखो, इस केस में ये रुका हुआ है, इस केस में रुका हुआ जब तक ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो, हाँ, तो ये हमारा इंटरप्ट का फायदा था, ये हमारा शॉर्ट वेट का डायग्राम है, इसको आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉन्ग आई वेट के बारे में। लॉन्ग आई वेट सेम चीज है, इंटरप्ट के आने के बाद इसमें थोड़ा हटके है शॉर्ट आई की तरफ, अब इसको पढ़ लोगे, ठीक है ना। मैं अभी डायरेक्ट की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, आपको 30 के ऊपर देखने हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको 20+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इसमें, ठीक है ना। अभी 24 के ऊपर भी मिल सकते हैं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मैं 8086 की बात करूँ तो आपका एक क्वेश्चन होगा इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, मैंने आपको ये बताया हुआ है 8086 के वीडियोस में, ये तो गारंटी है कि गिरेगा क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं गिरेगा, और एक आउटपुट के ऊपर गिरेगा। आउटपुट में आपको पूछ सकता है कि मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ, एक्यूमुलेटर में कहाँ पे, कौन सा एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, AX में स्टोर हुआ कि BX में स्टोर हुआ कि कहाँ पे स्टोर हुआ। एक प्रोग्राम दे देगा, पूछेगा कि डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ और कौन से एड्रेस में स्टोर हुआ, तो ये आउटपुट का क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको खुद प्रोग्राम लिखने के लिए, वो आपका मल्टीप्लाई का, मुझे लग रहा है कि इस बार आ सकता है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का कोड जरूर से देख के जाना। और मैं आपको बता दूं कि जो लैब 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से आपका मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन एक आ सकता है, या फिर आपका डिवीजन का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपका SHR और SHL के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट,
का यूज करके आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करने के लिए आ सकता है। तो इसका प्रोग्राम एक बार गारंटी से देख लीजिएगा, इतना करके जाइए, लैब पे आप देख लीजिएगा एक बार, मतलब कैसे ओवरलुक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं, मतलब मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करके जाइए, ठीक है। आज जितना भी मैंने पढ़ाया सिर्फ उतना करके जाइए, आप आराम से 20+ स्कोर कर लोगे, और हो सकता है कि आपका टोटल फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो भी मैंने आज कवर किया, ठीक है। तो इतना करके जाइए और बेझिझक आंसर लिख के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना करना कीजिए, ठीक है। चलो, और अगर नेक्स्ट किसी भी और लेक्चर कोई भी और एग्जाम के लिए अगर आपको वन शॉट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज तो नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो।